नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं 65 बीपीएससी में रैंक 66 हासिल करने वाले विकास कुमार जी। अभी मैं उनके बारे में बता दूं तो वो करंटली ही इज अंडरगोइंग ट्रेनिंग एज रेवेन्यू ऑफिसर। 64th बीपीएससी में वो सिलेक्टेड एज रेवेन्यू ऑफिसर एंड नाउ ही इज ऑल सेट टू बिकम डीएसपी। स्वागत है विकास जी आपका स्टडी आईक्यू पर। थैंक यू। विकास जी, ये दूसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में भी खैर आपने जी सफलता हासिल कर ली थी और दूसरे अटेम्प्ट में आप डीएसपी पद के लिए चयनित हुए हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहती हूँ अपने बारे में आप बताएं। मेरा नाम विकास कुमार है। मैं अपने बारे में बताने से पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैं एक हिंदी माध्यम से मैंने प्रिपरेशन किया है। मैं बचपन से स्टेट बोर्ड से हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूँ। उसके बाद मैंने बीटेक किया, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। देन मैं 4 साल के लगभग में एक एमएनसी में एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्य किया। लेकिन सिविल सेवा में जाने की जो मेरी इच्छा थी, लक्ष्य था, वो मेरा पहले से ही था। लेकिन मैं टेक्निकल ग्रेजुएट्स होके इस माध्यम में आना चाहता था। तो उस दौरान ही 2018 में 64th का मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, जिसका रिज़ल्ट 2021 में आया और मैं एज़ अ रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में उसमें सेलेक्ट हुआ। और उस दौरान ही मैंने 65th और 66th के अटेम्प्ट भी दे दिए थे। तो उन सब में भी मेरा सिलेक्शन हुआ है, जिसमें 65th में मुझे डीएसपी का पद मिला है। मेरा वैकल्पिक विषय ज्योग्राफी है। विकास जी, जैसे आपने बताया कि आपने 3.5 साल एक एमएनसी में जॉब किया, उसके बाद आप बीपीएससी की तरफ आपने रुख किया। हिंदी माध्यम से आपने एग्जामिनेशन को लिखा है, तो हम हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं उसी पे बात करेंगे। मैं सीधे विषय पे आऊंगी। आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है इस एग्जामिनेशन में, तो जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं किस तरीके से आंसर्स लिखने चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, पहला तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाषा कभी भी गुणवत्ता का ऐसा कोई बेंचमार्क टाइप का नहीं है। भाषा अभिव्यक्ति का एक ज़रिया है और चाहे हिंदी हो या इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी अगर मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। मैंने हिंदी का चयन मेरी पढ़ाई शुरू से ही स्टेट बोर्ड में हुई है, इसलिए मैंने हिंदी का चयन किया। हालाँकि मुझे इंग्लिश भी आती है और मैंने इंग्लिश में जॉब भी किया है, फिर भी। और जहाँ तक हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए आंसर राइटिंग का सवाल है, तो उसकी आंसर राइटिंग भी जिस तरह से इंग्लिश मीडियम में करते हैं, उस तरह से ही करते हैं। मैंने जो किया है, मैं वो इस आपके माध्यम से शेयर करना चाहूँगा कि आंसर राइटिंग के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके पास एक कंटेंट होना चाहिए, किसी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब आपके पास कंटेंट होता है, जानकारी होता है, तो उसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रदर्शित करके अपने आंसर राइटिंग को अच्छा बना सकते हैं। चीज़ों को आना, नॉलेज होना और उसे प्रदर्शित करना, ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। इसके लिए मैंने आंसर राइटिंग में मुख्य रूप से 3 पार्ट में अपने आंसर को डिवाइड करता था, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। लेकिन जैसे क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होता है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर उसके कुछ सब पार्ट्स बनाने पड़े तो वो भी बनाता था क्योंकि बीपीएससी में जो प्रश्न आते हैं, वो सिंपल 1 नहीं होते, एक प्रश्न में ही 2-3 करके ट्विस्टेड होते हैं। तो उसके सब पार्ट्स बनाता था। साथ ही मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर किसी प्रॉब्लम के डिस्कशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो सिर्फ़ प्रॉब्लम को डिस्कस ही नहीं करना है क्योंकि ये सिविल सेवक का एग्ज़ाम है। इसमें किसी प्रॉब्लम के डिस्कशन के साथ-साथ जो एग्ज़ामिनर है या जो सिचुएशन है, उसके सॉल्यूशन और खुद के सुझाव का भी डिमांड करती है। तो अपने सुझाव जो सरकार द्वारा दे किए जा रहे हैं प्रयास उन पे, उनमें चुनौतियाँ और उनके भविष्य में जो चीज़ें आप खुद का सोचते हैं, वो चीज़ें भी लिखें और लास्ट में एक बहुत ही संतुलित निष्कर्ष के साथ अपने उत्तर को एंड करें। विकास, आपने समझाया कि किस तरीके से एक बेहतरीन आंसर्स के क्या क्या पार्ट्स होने चाहिए, उसको आपने समझाया। और आपने कुछ टाइम पहले ये भी मेंशन किया कि जो भाषा आप चुन रहे हैं वो आपके अ, गुणवत्ता का माध्यम नहीं है, वो एक सिर्फ माध्यम है कि आप किस तरीके से अपने बातों को रख पा रहे हैं जो आपसे पूछा गया है। 38 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। कई बार होता है कि हमें क्वेश्चन की डिमांड नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हमें जो आता है हम वो लिख रहे हैं। तो इन दोनों को कैसे बैलेंस करना है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि कुछ प्रश्न कुछ और ही आता है और कभी-कभी लिख कुछ और देते हैं। जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई हैं, क्योंकि मेरा भी कोई ऐसा आर्ट्स बैकग्राउंड नहीं था। तो इसके लिए कुछ बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। चाहे क कैसा भी सिचुएशन हो, एग्ज़ामिनेशन में हो या फिर हम प्रैक्टिस कर रहे हो, सबसे पहले प्रश्न को 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़नी चाहिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आया, तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। कभी-कभी प्रश्न के जो
पहले वाले लाइन होते हैं, उसके साथ हम बहुत फ़ैमिलियर होते हैं। तो हम उसको पढ़ के ही जल्दीबाज़ी में समय की कमी होती है, 15-20 मिनट होते हैं एक आंसर लिखने के लिए, तो पहला लाइन पढ़कर और आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन नहीं, अगर ईज़ी भी है, तो भी उसको 2-3 बार पढ़े और विदिन 30 टू 35 सेकंड से एक मन में मतलब पैरेलल ये चलना चाहिए कि आखिर ये पूछ क्या रहा है? और उसपे ही फ़ोकस करना चाहिए क्योंकि अगर मुझे नहीं आता है कंटेंट, तो अगर मैं इधर-उधर की कुछ बातें अगर लिख देता हूँ, तो जो कॉपी चेक करेंगे, उन्हें वो बात समझ में आ जाएगी और वो ऑब्वियसली मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उससे रिलेटेड कुछ बातें अगर जो कंटेंट अगर पूर्ण रूपेण है, तो आप जैसे मैंने बताया वैसे लिख सकते हैं। अगर थोड़ा कंटेंट कम भी है, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना आता है, उसे ही बहुत बेहतरीन शब्दों के साथ और हाँ, कुछ न कुछ चीज़ें जो भी प्रश्न आते हैं ना, करंट में कुछ न कुछ चल रहा होता है। अगर वो चीज़ें याद हैं, तो उसको ऐड करके अगर आप लिखते हैं, चाहे वो 2 पेज का ही हो, 3 पेज का ही हो, गलत लिखने से बेहतर होगा कि 2-3 पेज में ही लिखकर एक अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है। जब कोई भी करंट हैपनिंग्स हो रहे हैं तो आप किस तरीके से उसको सेग्रीगेट करते हैं कि प्रीलिम्स का है और ये मेंस का है? प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू इन तीनों की कोई एक अलग प्रिपरेशन नहीं होती। ये पूरे बीपीएससी का प्रिपरेशन होता है। जब हम बीपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, खासकर करंट सेक्शन की बात करें, तो न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं या फिर कोई मैगज़ीन पढ़ते हैं, डेली का कोई भी न्यूज़ पढ़ते हैं, तो मैं अपनी कॉपी में डेट वाइज़ उसे नोट डाउन करता था। सिर्फ़ न्यूज़पेपर से ही नहीं, चाहे किसी के माध्यम से अगर मैं किसी अपने मित्र से बात कर रहा हूँ, गुरुजनों से बात कर रहा हूँ, अपने माता-पिता, अभिभावकों से बात करूँ, उनके माध्यम से अगर मुझे कुछ नई चीज़ें जानकारी मिली, तो मैं डेट वाइज़ उसे नोट कर लेता था। अगर मुझे आज आज के डेट में मिली, तो आज के डेट के मैं नोट कर लिया और इसका कंटीन्यूअस रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन कब तक? तो पीटी के प्रिपरेशन से लेके इंटरव्यू तक। क्योंकि जो हम करंट अफेयर्स की चीज़ें पढ़ते हैं, ऑब्वियसली उसका एक फैक्चुअल पार्ट के रूप में अगर पूछा जा सकता है पीटी में, तो पीटी क्वालीफाई करते हैं। लेकिन अगर उस चीज़ को हम याद रखते हैं, तो मेंस के आंसर राइटिंग में भी हम उसका उपयोग करते हैं। और अगर मेंस के आंसर राइटिंग में करंट की चीज़ों को हम डालते हैं, तो मेरा आंसर थोड़ा इनोवेटिव होता है। उसमें अच्छे मार्क्स मिलने की गुंजाइश होते हैं। और इंटरव्यू के लिए भी ज़्यादा समय नहीं मिलता, तो ऐसा नहीं होता कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन मेंस के रिजल्ट आने के बाद होता है। अगर करंट का जो चीज़ें पढ़ रहे हैं आप, या जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, कंटीन्यूअस उस चीज़ को अपने माइंड में रखते हैं, अपडेटेड रहते हैं, तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं इंटरव्यू के लिए क्योंकि मेंस के बाद जो समय मिलता है उसमें इंटरव्यू का प्रिपरेशन नहीं होता। उसमें बस एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए मॉक एक ट्रायल बेसिस पे होता है। तो मुझे लगता है कि तीनों के तीनों को एक एकत्र रूप से पढ़ना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। विकास जी, आपका जो ऑप्शनल था वो था ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के जी। लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं? क्योंकि सारे जो सोर्सेज हैं वो आपको हिंदी में ही एकत्रित करने हैं और हिंदी में ही आंसर्स लिखने हैं। ज्योग्राफ़ी मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था ज्योग्राफ़ी को लेके, क्योंकि मैंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और कंप्यूटर साइंस बीपीएससी के ऑप्शनल की लिस्ट में नहीं था। तो मुझे कोई ऐसा ही ऑप्शन का चुनाव करना था, जिससे मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया हो। तो ज्योग्राफ़ी को चूज़ किया कि बस हाँ, कहीं न कहीं रुचि थी, लगता था कि बस कर सकता हूँ, तो चूज़ कर लिया। लेकिन मुझे ज्योग्राफ़ी में कुछ भी नहीं आता था, इवन मुझे अक्षांश, देशांतर जैसी चीज़ें भी समझ में नहीं आती थी जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था। लेकिन अ, सबसे पहले मैंने सिलेबस को देखा, तो सिलेबस को मैंने ये एनालाइज़ किया कि ज्योग्राफ़ी में एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है करंट का। अगर ज्योग्राफ़ी के क्वेश्चन पेपर को देखें तो जो पार्ट 2 होता है, वो उसका 70% क्वेश्चन सिर्फ़ करंट से रिलेटेड होता है। तो मुझे लगा कि चलो थोड़ा तो मतलब हेल्प हो ही सकता है जो मैं करंट अफ़ेयर का प्रिपरेशन करूँगा। साथ ही ज्योग्राफ़ी में का अगर प्रिपरेशन करूँगा तो आईआर का जो सेक्शन है, मेंस के जीएस पार्ट 1 का जो सेक्शन 3 है, उसमें भी हेल्प होगा। तो उसके प्रिपरेशन के लिए मैंने सबसे पहले सिलेबस देखा। सिलेबस के साथ ही मैंने कुछ बुक्स जैसे शैलेंद्र सिंह का बुक हुआ, वो सब बुक पढ़ा। उसके बुक के माध्यम से मैंने जलवायु विज्ञान, भौतिक विज्ञान, समुद्र विज्ञान, इन सब के बारे में जानकारी हासिल की। साथ ही मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी खरीदा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से कैसे प्रश्न आते हैं, उस संदर्भ में मुझे जानकारी मिली और मैं उन प्रश्नों को कई बार लिखा। साथ ही मेरी सहयोगी थी इस दौरान,
जो भी प्रिपरेशन कर रही थी शिवा, तो उसके साथ मिलके मैंने बहुत प्रैक्टिस किया। एक-एक प्रश्न को 10-10 बार प्रैक्टिस किया, एक-दूसरे को शेयर किया, जो ग्रुप स्टडी कहते हैं उसे। एक-दूसरे को शेयर किया, एक-दूसरे की गलतियाँ बताई, उसके अकॉर्डिंग उसमें सुधार किया। तो यही चीज़ें रही मुझे ज्योग्राफी प्रिपरेशन के लिए। साथ ही मैपिंग पे बहुत ध्यान दिया क्योंकि मैपिंग बहुत ज़रूरी होती है। मैपिंग के बिना ज्योग्राफी अधूरा है। तो मैपिंग पे ध्यान दिया। अपने प्रश्नों में जो ना मतलब डायनामिक जिसमें करंट को ऐड किया जा सकता था, वो भी करने का प्रयास किया और इस तरीके से मैं ज्योग्राफी में मतलब अपना कंप्लीट कर पाया हूँ। विकास, आपने कहा कि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था जब आपने ज्योग्राफी शुरुआत की, लेकिन फिर आप धीमे-धीमे बढ़ते गए, सही डायरेक्शन मिलता गया और स्टेप बाय स्टेप आप सीढ़ी पे चढ़ते गए। तो जो भी एस्पिरेंट्स एकदम नए हैं और जिनको कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो मैप की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? शुरुआती मैप कैसे? ऑक्सफोर्ड ऐसे तो बहुत सारे आते हैं जो एटलस, लेकिन मैंने ऑक्सफोर्ड का लिया था। हिंदी माध्यम में भी आता है, तो हिंदी मीडियम वाला ही मैंने लिया था। तो एटलीस्ट इंडिया का मैप हुआ या फिर विदेश का मैप हुआ, हम उससे पढ़ेंगे। ज़्यादा अगर नहीं, शुरुआत में तो समय देना पड़ता है और डेली का एक रूटीन बना सकते हैं आप। 10 मिनट, 15 मिनट मैप को देखें, उसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप करें। चीज़ों को जानें, समझें, कौन-सा देश कहाँ है, क्या है, कहाँ राजधानी। उसे हाइलाइटर से हाइलाइट भी कर सकते हैं कि दूसरी बार आपको ढूँढने में ईज़ी होगा। और मैपिंग का प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं कि जब कभी कोई आंसर लिखे, तो अगर कहीं ज़रूरत है, जैसे कि जहाँ ज़रूरत नहीं है, वहाँ ज़बरदस्ती का डालने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जहाँ ज़रूरत है, वहाँ पे अगर भारत का मैप बना दे रहे, बिहार का मैप बना दे रहे या औद्योगिक स्थल के बारे में पूछ रहा है, तो भारत का मैप बनाकर उसपे मैं उसे प्रदर्शित कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा अच्छी चित्रकारी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, इतना भी होना चाहिए कि देखने में वो भारत लगे और देखने में भारत के स्थलों को आइडेंटिफ़ाई किया जा सके। और मैं इस बार जैसे ज्योग्राफी का हाईएस्ट जहाँ तक अभी पता चला है 182 मार्क्स है। तो अच्छा रिज़ल्ट आया है, मेरा भी 177 है। तो आ सकता है, ऐसा बहुत मतलब मुश्किल नहीं है। विकास, 2 अटेम्प्ट दिए। पहले अटेम्प्ट से दूसरे अटेम्प्ट में आपने काफ़ी एक बहुत लंबी छलांग मारी है अपने रैंक में। तो आपको क्या लगता है, क्या क्रिटिकल पॉइंट्स पे आपने काम किया अपने दूसरे प्रयास में कि एक बेहतरीन रैंक के साथ आपने इस एग्ज़ामिनेशन को क्लियर किया? अ, प्रथम प्रयास में जो मेरा मतलब मुझे अच्छी रैंक नहीं मिली, तो उसका मुख्य कारण था कि जो मैं इंटरव्यू देने गया था, तो मेरे जो इंटरव्यू बोर्ड मिले थे ना, तो उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब ऐसा कुछ है, लेकिन इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे। तो कुछ फैक्ट्स क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं दे पाया था। जहाँ तक 65 की बात है, उसमें इंटरव्यू पहले वाला से मेरा बेटर था, जिसमें मैं सा सा लगभग सारे प्रश्नों का मैंने उत्तर दिया। साथ ही मेंस आंसर राइटिंग में भी 64th फर्स्ट अटेम्प्ट था। जॉब में भी बहुत दिन तक रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला था। तो मैं बस अपनी जो कमियाँ थी, उसे ही सुधारा और उसके बाद शायद 65th में मुझे यह परिणाम मिला। विकास, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा? प्रीलिम्स में देखिए प्रीलिम्स के लिए एक बीपीएससी का जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है 40 करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स बहुत ही डायनामिक पार्ट होता है, ठीक है? इसका एक सोर्स से पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने भी प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के दौरान कई सोर्स से मैंने इसके फैक्ट्स डायनामिक पोर्शन जो करंट अफेयर है, उसे कवर किया था। उसमें स्टडी आईक्यू का भी रोल है, क्योंकि स्टडी आईक्यू जो मंथली करंट अफेयर्स जो निकालता है 2 मतलब 1-2 घंटे का 2-200 क्वेश्चन होते हैं, 250 क्वेश्चन होते हैं, तो उसे भी अगर मंथली लगा लेते हैं, तो अगर आप ये नहीं करो कि सिर्फ एक सोर्स को, कई सोर्स को फॉलो करते हैं, तो कहीं से भी अगर कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं, तो वो हर जगह से कवर हो जाते हैं। तो मैंने स्टडी आईक्यू को भी फॉलो किया था प्रीलिम्स के दौरान। विकास, हम सेशन के एंड में आ चुके हैं। आप कुछ फाइनल टिप्स देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट को जो 67 बीपीएससी लिखने वाले हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि अभी समय नहीं है मेंस या किसी और चीज़ पर ध्यान देने का, तो पूरी तरह से पीटी में लग जाना चाहिए और पीटी के प्रिपरेशन में 3 चीज़ें बहुत अभी ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक रिवीजन बहुत ज़रूरी है, अपने जो सोर्स हैं, उसको लिमिटेड रखें और रिवीजन बहुत ज़्यादा करें। कई तरह की बातों पे ध्यान रख के नए-नए बुक्स पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो आप पढ़ते हैं, उस पे भरोसा रखिए। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा अभी टेस्ट सीरीज़ का बहुत चल रहा है, लोग टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ लगाना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन टेस्ट सीरीज़ लगाने का तरीका मेरा थोड़ा भिन्न था, तो मैं ये ज़रूर आप लोग से कहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ का डेफ़िनिशन ये नहीं होता है कि हम एक बार टेस्ट सीरीज़ लगाएँ, उसके नंबर्स काउंट किए और वहाँ पे उसे स्टॉप कर दें।
टेस्ट सीरीज लगाने का डेफिनेशन कंप्लीट तब होता है जब आप एक बार पूरे टेस्ट सीरीज को लगाएं, अपने नंबर्स काउंट करें और जो आपके गलत हुए हैं, उन गलत हुए प्रश्नों का भी सही उत्तर को देखें, उसे ढूंढें। ढूंढने के बाद आप उसका नोट्स बनाएं और उसे कंटिन्यू रिवीजन करें, ताकि भविष्य में जब भी वो गलत वाले प्रश्न आए तो दोबारा गलत होने की गुंजाइश न रहे। साथ ही 150 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ 150 क्वेश्चन ही बनाएं, उसके सारे ऑप्शंस को ढूंढे, सारे ऑप्शंस को पढ़े। हम 150 क्वेश्चन में 600 क्वेश्चन का जानकारी हासिल कर सकते हैं अगर हम सारे ऑप्शंस को देखें, क्योंकि एक टेस्ट सीरीज पर कम से कम 6 to 7 आवर्स देना चाहिए सेल्फ के माध्यम से। भले कहीं भी आप टेस्ट सीरीज लगाएं, लेकिन खुद से सारे ऑप्शंस को देखना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को भी देखते रहना चाहिए, ताकि किस टाइप से प्रश्न आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही थोड़ा स्ट्रैटेजिकली तैयारी करना चाहिए। और ऑल द बेस्ट फॉर प्रीलिम्स। थैंक यू सो मच विकास जी फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और जो भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं, किस तरीके से उनको आंसर लिखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो आप बिल्कुल भी ना समझें कि आप कहीं पीछे हैं, क्योंकि भाषा सिर्फ एक माध्यम है, आपकी गुणवत्ता का प्रतीक नहीं। धन्यवाद विकास जी, और आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू।